नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का हृदय की गहराइयों से एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राम राम सभी को। मनोज भाई, प्रियांशी जी, रंजीत चौधरी जी, मूलचंद जी, लव, मुकेश जी, MP वर्मा जी, मुकेश, मीना जी, कैसे हैं आप सभी? सुनीता शर्मा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सुभाष गुर्जर जी, मानू कुमावत जी, सुमेरा खान जी, ललिता जी, सुभाष गुर्जर, शेखर सिंह जी, कुलदीप जी, बाबूलाल मीना जी, PL मीना जी, मोनिका जी, सरिता चौधरी जी और बाकी इस सेशन को देखने वाले हमारे सभी परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कल हमने चर्चा की थी माध्यमिक NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 4, 5, 6 की। आज हम इस क्लास 6 को कंप्लीट कर देंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 5 चैप्टरों का जो सार है अगले 1 घंटे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आज हमारी कक्षा 6th NCERT हमारा अतीत पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले हम इतिहास करेंगे कक्षा 6 to, जैसे हमारा अगर सिलेबस देखें तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 6 to 8। ठीक है, पहले हम इतिहास करेंगे 6 to 8 का, फिर हम ज्योग्राफी करेंगे 6 to 10 की, क्योंकि 9th और 10th की भी ज्योग्राफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री हमारे लिए नहीं है क्योंकि वहां पर वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस, जितना ज्यादा हमारे सिलेबस का पार्ट होगा, चाहे वो ग्रेड 2 के लिए हो, चाहे वो रीट मुख्य और प्री एग्जाम के लिए हो, हम पूरा का पूरा आपके साथ जो है पूरा करेंगे। और फिर हम पॉलिटी का पार्ट भी यहाँ पर करने वाले हैं। जब ये NCERT कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम टॉपिक वाइज भी यहाँ पर करेंगे। और आज जो है सुबह मनोविज्ञान वाली क्लास जो है वो नहीं हो पाई, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा अतीत का हम अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर हम उसका 1 लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 3 नंबर सेशन है और हम इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5th और 6th जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये सेशन आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और इनको मात्र 2 क्लासों में हमने पूरा किया है। और आज हम 7th, 8th, 9th, 10th और 11th जो 4 चैप्टर है लास्ट के, उनकी हम डिस्कस जो है करने वाले हैं। तो 1 लाइनर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा समय नहीं लग रहा है। यानी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण आपकी NCERT बुक में, वो सारे के सारे फैक्ट मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। फिर भी आप चाहें तो उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप 1-2 क्लास पढ़ के चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वहीं पर पूरा सार आ गया है, तो आप आगे चाहे डिटेल ना पढ़िएगा, क्योंकि मैं मेरे दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो कर रहा हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक बार सारे बच्चे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो सारे बच्चे आ जाएं जो अभी तक दूर दराज कहीं बैठे हैं और वो ऐसी परिस्थितियों में है कि वो ना ही तो अपने घर वालों से पैसे मांग सकते हैं और ना ही वो बड़ी कोचिंगों में जाकर कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन पे परिवार की, घर की, समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्हें कुछ अलग करने की भी चाहत है और वो अपने घर पर रहकर अपने घर की, परिवार की, माता पिता की बाकी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए कुछ करने की सोचते हैं। तो एक बार आप सारे बच्चे जो है इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। विद्वान साथियों, अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हो वो सारे सेशन आप बहुत अच्छे तरीके से जो है अध्ययन कर पाए। और इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप
जब भी नया सेशन आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन जो है वो चला जाए। ठीक है। एंड ये हमारे टेलीग्राम लिंक है जिनको आप ज्वाइन करके इन सारे सेशन की पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। RJ11, सीमा मीना जी, जया सैनी जी, आयुष वर्मा जी, SK मीना जी, यशोधा मीना जी, सचिन गोदारा जी, शहनाज जी, अनु दोसा से आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। रणजीत जी स्वागत आपका। देखिए आपका चैप्टर है मौर्य साम्राज्य और अशोक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, पहला क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की जो है वो स्थापना की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज्य की स्थापना किसके सहयोग से की, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो चंद्रगुप्त एक साधारण सा बालक था, कैसे एक साधारण बालक इतने बड़े साम्राज्य का शासक बना, तो सहयोग किसका लिया उसने, तो सहयोग मिला कौटिल्य का। कौटिल्य को ही हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। यानी एक शिक्षक, एक गुरु जिसने अपने एक ऐसे शिष्य जिसमें योग्यता थी उसकी योग्यता को पहचाना और उसे मौर्य साम्राज्य का क्या बनाया, शासक बनाया, राजा बनाया। और इतिहास में कौटिल्य को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, चाणक्य भी कहते हैं इनको। मौर्य राज्य की स्थापना कब हुई, मौर्य राज्य की जो स्थापना हुई थी वो लगभग 2300 वर्ष पहले हुई थी। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की, चाणक्य ने इस समय एक पुस्तक की रचना की, अर्थशास्त्र। इसका नाम तो अर्थशास्त्र था लेकिन ये किससे जुड़ी हुई थी, राजनीति से जुड़ी हुई थी। पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। हाँ, विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इस पुस्तक में अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ भी नहीं है। इस पुस्तक में है कि आप एक अच्छा शासन कैसे चला सकते हैं और आप किस तरह से राजनीति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये इस पुस्तक के अंदर मुख्य जो है वो रहा है। सर हरियाणा का एड्रेस दे तो फोरम सही नहीं बता रहे। अब आपकी समस्या क्या है मुझे पता नहीं है। अगर आपकी ये समस्या है कि आप एक ऐसी लड़की है जिसका जन्म राजस्थान में हुआ है और उसका विवाह हरियाणा में हुआ है, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं हैं। तो वहां अगर आप यस करेंगे तो आप राजस्थान का एड्रेस भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप वहां पे नो करेंगे तो फिर आपको कहीं का भी एड्रेस भर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है अकॉर्डिंग टू कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग, जो व्यक्ति जिस स्थान पे जन्म लेता है वही उसका क्या होता है, मूल जो है वो राज्य होता है। और पिछले कुछ समय से जो है ये व्यवस्था चल रही है कि कोई लड़की चाहे कहीं पर भी उसकी शादी हो जाए, लेकिन आरक्षण जो उसको मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो उसको उस राज्य का मिलेगा जिसमें उसने जन्म लिया है। ठीक है। और नरेंद्र सिंह जी कैसे हैं आप, बांसवाड़ा से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अर्थशास्त्र किससे जुड़ी हुई पुस्तक है, अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई पुस्तक है। रिद्धिमा जी कैसे हैं आप, वेरी गुड इवनिंग। पवन जी स्वागत आपका।
इसके बाद देखिएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो मौर्य साम्राज्य की पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला समय समय पर जो है वो राजधानियां परिवर्तित होती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, कहां लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए तथा दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यह जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है कि जो उत्तर पश्चिम इलाका था वो कंबल व्यवसाय के लिए या कंबल बनाने के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दक्षिण भारत जो था वो सोने और कीमती पत्थरों के उत्पादन में जो था वो क्या था, प्रसिद्ध था। तो ये जो जानकारी हमें मिलती है वो भी हमें कहां से प्राप्त होती है, अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। नजराना क्या था, नजराना, देखो नजराना जनरली आज हम इसको क्या कहते हैं, भेंट कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं। एक लड़का अगर किसी से प्रेम करता है तो अपने प्रेमी या प्रेमिका को वह समय समय पर, जन्मदिन पर या बाकी न्यू ईयर पर, होली पर, दीपावली पर, वैलेंटाइन डे पर क्या देता है, गिफ्ट देता है। तो गिफ्ट कोई रोज नहीं दिए जाते हैं, कभी कभी किसी विशेष पर्व पर दिए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि अनियमित रूप से लिया जाने वाला नजराना जो कर है वो क्या कहलाता था, टैक्स कहलाता था। तो ये जो काल था मौर्य साम्राज्य का, उसके अंदर जो था एक तो क्या लगता था, टैक्स लगता था, कर लगता था। और कर तो क्या था, ये तो नियमित होता था। जैसे आपको बता दिया गया कि भाई आपको उपज का 5% टैक्स देना है तो वो आपको देना ही है। लेकिन राजा जो था वो किसी विशेष पर्व पर जनता से कुछ नजराना लेता था, विशेष पर्व पर कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा राशि वसूल करता था, उसे ही क्या कहा जाता था, नजराना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नजराना कहा जाता था, नजराना कहा जाता था। ठीक है, नजराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, मौर्य काल में जंगल में निवास करने वाले लोग शासक को क्या देते थे। मौर्य राज्य के समय, मौर्य प्रशासन के समय ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो जंगलों में निवास करते थे, जंगलों पर ही उनकी जो जीविका है वो चलती थी। तो ऐसे लोग जो थे मौर्य साम्राज्य में, वो राजा को क्या उपहार देते थे, तो वो क्या करते थे, जो भी वो जंगलों से इकट्ठा करते थे वो राजा को क्या देते थे, जैसे कि हाथी देते थे जंगलों से लाकर, लकड़ी देते थे, मधु, शहद देते थे और मोम जो है वो देते थे। किनको, शासकों को भेंट स्वरूप देते थे। इसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध जो शासक है वो कौन है, तो आप सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं वो हुए हैं अशोक। कौन हुए हैं, अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य के सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो शासक रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो अशोक नहीं, सॉरी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक, अशोक ने जनता तक, अशोक ने सब था यहां पर, अशोक ने जनता तक अपने संदेश किस भाषा में पहुंचाए। अशोक जो था वो जनता से संवाद करता रहता था। जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री अपने जो जनता तक संदेश पहुंचाते हैं वो रेडियो के माध्यम से मन की बात में पहुंचाते हैं, उसी प्रकार अशोक जो थे वो क्या करते थे कि वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर क्या लिखाते थे, शिलालेख लिखवा देते थे। यानी अशोक को कोई जनता को संदेश देना है तो वहां पर शिलालेख लिखवाते थे। तो वो शिलालेख किस भाषा में लिखा होता था, वो शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखा हुआ होता था। अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किन का प्रयोग किया, यानी कैसे अपने संदेश जनता तक पहुंचाए, तो अभिलेखों के माध्यम से जो है अशोक ने अपने संदेश जनता तक पहुंचाए। इसके बाद देखिएगा किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया। किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया, तो कलिंग युद्ध के बाद,
कलिंग जो युद्ध था वो अशोक का अंतिम युद्ध था। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जहां हम कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें नई सीख लेते हैं हम, और बहुत सारी हमारी आदतों में परिवर्तन आता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, उनसे हमें नफरत हो जाती है। कुछ ऐसे लोग जो हम उनके बारे में ऐसा सोचते नहीं थे कि वो ऐसे हो सकते हैं, वो लोग हमारे विपत्ति के समय काम आ जाते हैं। यानी जीवन में हर व्यक्ति के एक ऐसा मोड़ आता है जिसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, और उस मोड़ पे हम बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है उस घटना के बाद, उस कार्य के बाद, उस स्थिति के बाद। तो अशोक के जीवन में भी ऐसा हुआ। अशोक जब शासक बना, शासक बनने के बाद इसने लगातार जो है वो विजय अभियान किए और बहुत सारे युद्ध किए। लेकिन जब वो कलिंग युद्ध में था, तो कलिंग युद्ध तो ये जीत चुका था, लेकिन कलिंग युद्ध जीतने के बाद, जी कोई बात नहीं है नगेंद्र जी, ईयरफोन से सुन लो आप। लेकिन अशोक ने युद्ध जीतने के बाद जब इसने युद्ध के मैदान को देखा, तो युद्ध के मैदान में लाखों की संख्या में लोग मरे हुए, अधमरे हुए, घायल अवस्था में पड़े हैं। उनकी विधवाएं रो रही है, बच्चे वहीं पर रो रहे हैं। और इस परिस्थिति को देखकर यार युद्ध तो जीत गए हम, लेकिन हार बहुत कुछ गए हैं, शायद हम इंसानियत हार गए। और इनकी अंतरात्मा जागृत होती है और इसने तय किया कि बस आज ये अंतिम युद्ध है, आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे, आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे। और इस प्रकार इन्होंने जो है वो युद्ध को क्या दे दी, यहां से छोड़ दिया, युद्ध को तिलांजलि दे दी। अशोक द्वारा चलाया गया धर्म जो था वो क्या था? अब अशोक ने एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था धम्म। ठीक है, धम्म। ये धम्म क्या था? सभी धर्मों का मिला जुला रूप, जिसमें किसी भी देवता की पूजा करना, धार्मिक रीति रिवाज करना और कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं थी। अब जो है अशोक युद्ध को त्याग कर भक्ति के मार्ग की ओर निकल पड़ते हैं, और इन्होंने एक नया सिस्टम क्रिएट किया। क्योंकि इस समय जब मौर्य शासन था तो थोड़ा सा हमारे जो धर्म थे उसमें कठिनाइयां बढ़ने लगी थी, खास तौर पर दिखावा करना, कर्मकांड करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुकी थी। और अशोक ने एक नया सिस्टम क्रिएट किया जिसे धम्म कहा गया। और ये नया सिस्टम क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें आप किसी भी देवता को, किसी भी भगवान को आपको पूजने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं कि आप राम को पूजें, आप कृष्ण को पूजें, आप अल्लाह को पूजें या आप ईसा मसीह को पूजें। यानी आपको पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया। प्लस आपको कोई जरूर नहीं है, मान लो मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं, मैं उनको मानता हूं, लेकिन मैं दिखावा नहीं करना चाहता। तो इसमें एक मानव को, इंसानों को पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी गई कि आपको कोई रीति रिवाज का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस ईश्वर को, जिस देवता को, जिस भगवान को मानते हैं, आप उनको जो है बिल्कुल आसानी से उनकी पूजा पद्धति जो है कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मुकेश मीना कह रहा है कि साथियों मेरा जिदोरा हो रहा है आज। तो भाई जिदोरा हो रही है तो नींबू चूस लो, है, नींबू के ऊपर कालियो नमक लगा के और नींबू चूसो, और तो क्या इलाज है। अब थारो जिदोरो हो बेंगो भी हमें कमेंट करना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया को टाइम है, आज के टाइम है ना, तो ऐसा तो क्या कर सकते हैं आप। केशव कुमार मीना जी कह रहे हैं कि गंगापुर सिटी से क्लास देख रहे हैं और हमें सब कुछ समझ में आता है। बहुत अच्छी बात है, ये तो हम चाहते ही यही है कि आपको सब कुछ समझ में आए।
क्योंकि जब सब कुछ समझ में आएगा तभी तो हम अपने लक्ष्य की ओर और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? यानी इस धर्म पर नियंत्रण रखने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए, इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक जो है वो अलग से जो है वो मंत्री बनाया गया, जिसे धम्म महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धम्म महामात्र। धम्म का प्रचार कहां कहां किया गया? तो धम्म का प्रचार सीरिया में किया गया, मिस्र में किया गया, ग्रीस में किया गया, श्रीलंका में किया गया। चीन की दीवार का निर्माण क्यों करवाया गया था? चीन की दीवार जो है वो वर्ल्ड में सबसे लंबी दीवार है, तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो क्यों करवाया गया था? वो इसलिए करवाया गया था कि उत्तरी सीमा की पशुपालकों से रक्षा की जा सके। यानी चीन की जो उत्तरी सीमा थी उसकी पशुओं से क्या की जा सके, चारवाहों से, जो पशु चराने वाले हैं उनसे क्या की जा सके, रक्षा की जा सके। इसके बाद देखिए, चीन की दीवार कब बनाई गई? तो 2400 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया। चीन की दीवार का निर्माण कार्य कितने समय तक चला? तो 2000 वर्ष तक चला। ये आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया, सॉरी 7th चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका ये। और ये 8वां चैप्टर है जहां हम लोहे के औजार और खेती के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? सिमी जी कैसे हैं आप? आप रीट में 2 बार ट्राई कर लिए हैं, अभी आपका फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा है। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? 2 क्वेश्चन हैं आपके जो मैं आपको बताना चाहता था लेकिन सुबह याद नहीं रहा मेरा। एक तो जो बच्चे 2021 में रीट का फॉर्म भर चुके हैं और अब 2022 में फॉर्म भरेंगे तो उनका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का यह कहना था कि सर क्या हम भाषा को चेंज कर सकते हैं क्या? मान लीजिए 2021 में आपने जब फॉर्म भरा रीट का, 2021 में जब फॉर्म का रीट का फॉर्म भरा तो आपने हिंदी और क्या सिलेक्ट किया था? अंग्रेजी सिलेक्ट किया था। लेकिन अब आप 2022 रीट में इस भाषा को बदलना चाहते हैं, तो बिल्कुल जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप इस भाषा को बदल सकते हैं। हिंदी संस्कृत कर सकते हैं या हिंदी उर्दू कर सकते हैं, पंजाबी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जब डिटेल में सिलेबस बताया था तो उस टाइम मैंने ये कहा था कि नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है इस फॉर्म भरते हुए तो उसमें ये ऑप्शन है कि आप अपनी कोई भी भाषा जो है वो रख सकते हैं, किसी भी भाषा को बदल सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने 2021 में फॉर्म भरा है उसको दोबारा फॉर्म भी नहीं, दोबारा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई दिक्कत आएगी तो हो सकता है कोई साइट में टेक्निकल इशू हो तो बात अलग है, बाकी कोई इशू इसमें जो है नहीं आ रहा है। एक समस्या जरूर आ रही है, जिन बच्चों ने BSTC प्लस BA करा है और वो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का फॉर्म दोनों भर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम भी दोनों भरे थे, उस अब की बार ऐसी दिक्कत आ रही है कि जिन्होंने BSTC प्लस BA किया है, कुछ शायद फॉर्म का जो पैटर्न है उसमें कुछ एरर है कि वहां पर आप अगर B.Ed की योग्यता नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। ये एक टेक्निकल इशू है जो साइट पर मैंने देखा है, तो उसके लिए देखते हैं क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लोहे का प्रयोग कब से शुरू किया गया? तो 3000 साल पहले भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। जंगल साफ करने की कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हल के फाल का प्रमाण कितने वर्ष पहले मिला? हल का फाल क्या होता है? जैसे आप किसान हो तो आपने देखा होगा ऐसा एक हल होता है ना, ऐसा होता है ना हल, और इस हल के
यहां पर जो है वो क्या लगा होता है, लोहे का एक फाल लगा होता है जो बहुत ज्यादा निकुला होता है। ये भूमि को क्या करता है, चीरता है, इसे फाल कहते हैं। तो इसके जो अवशेष मिले हैं हमें, प्लस कुल्हाड़ियों के जो अवशेष मिले हैं वो 2500 वर्ष पहले के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिएगा, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या थे? उस समय भारत में सिंचाई के क्या साधन रहे होंगे? तो उस समय भारत में सिंचाई के जो साधन थे वो क्या थे? नहरें थी, कुएं थे, तालाब थे और कृत्रिम जलाशय भी थे। भारत के दक्षिण और उत्तरी हिस्से में कौन रहते थे? तो यहां पर देखिएगा, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा था और उत्तरी हिस्सा था उसमें एक तो रहते थे वेल्ला जो थे वो तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी जो थे वो वेल्ला कहलाए। इसके बाद उनवार जो है वो साधारण जो किसान थे, साधारण हल वाले किसान थे, वो उनवार कहलाए। और तीसरे थे कडेसियार और अधिमई, ये जो थे वो भूमिहीन मजदूर थे जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती थी, या तो ये दूसरों के खेतों में काम करते थे या ये दास के रूप में जो है वो रहा करते थे। तो ये थे कौन? 3 प्रकार के जो है वो दक्षिण और उत्तर हिस्से में जो है वो लोग रहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? चैप्टर नंबर 8 चल रहा है ये। देश के उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान था उसे भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। इसके बाद देखिएगा, ग्राम भोजक का क्या कार्य होता था? ये जो भोजक होता था गांव का प्रधान, इसका काम क्या होता था? उसका कार्य क्या होता था? कॉमर्स वाले रीट का फॉर्म शायद ही इस बार भर पाए। देखो ऑफिशियल तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन तो अभी मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स वालों को रीट में रखना चाहती है सरकार। ग्राम भोजक का क्या कार्य था? तो कर वसूल करना, इसके साथ वो न्यायाधीश और पुलिस का भी कार्य करता था। यानी ग्राम भोजक जो था, अब सोचिए कि आप एक गांव में रहते हैं, वहां गांव का जमींदार है, वही तो आपसे टैक्स लेता है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई वाद विवाद होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो गांव का भोजक होता है, मुखिया होता है, वही क्या है? पुलिस का कार्य करता है, वही न्यायाधीश का कार्य भी करता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, स्वतंत्र छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें गृहपति कहा जाता था। जो छोटे किसान थे वो गृहपति कहलाते थे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता था? तो इन्हें संगम साहित्य कहा जाता था। तमिल भाषा में जो प्राचीन रचनाएं हमें प्राप्त हुई है उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था संगम साहित्य। संगम का अर्थ होता है बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर विचार विमर्श करके कुछ रचना करें। तो प्राचीन जो साहित्य था वो संगम साहित्य कहलाता था। और यूनान का प्राचीन नाम क्या था? तो बेरीगाजा। क्या नाम था? बेरीगाजा नाम था किसका? यूनान का। ये चैप्टर आपका पूरा होता है। यहां 2-3% और है, सॉरी। इसके यूनान से किन वस्तुओं का आयात किया जाता था? तो इससे शराब, तांबा, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के आयात किए जाते थे। जबकि यूनान को निर्यात किया जाने वाला जो पदार्थ था उसमें जड़ी बूटियां, हाथी दांत, सूती कपड़ा और रेशम, इत्र आदि। इत्र का अर्थ होता है सेंट। 2000 साल पहले मथुरा किन की दूसरी राजधानी बना? यानी 2000 साल पहले मथुरा जो है वो कुषाण शासकों की सेकंड जो है वो राजधानी बना। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा जो है वो मूर्ति बनाने और धार्मिक केंद्रों के रूप में जो है वो प्रसिद्ध है। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति बनाने के लिए और धार्मिक केंद्र के रूप में जो है ये प्रसिद्ध है। पहले जर्नल से भरा था, अब EWS से। देखो EWS, हाँ कैटेगरी चेंज करोगे तो कैटेगरी OBC जनरल शायद, हाँ EWS कर सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। EWS भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप।
ठीक है, कर सकते हो, ये भी परिवर्तन कर सकते हो। पुरास्थलों से, पुरास्थल यानी जहां उत्खनन किया गया है, पुरास्थलों से जो बर्तन मिले हैं वो किस प्रकार के हैं? तो ये बर्तन बहुत ही पतले, सुंदर और काले रंग के बर्तन हैं, मिट्टी के बने हुए। शिल्प कला के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो शिल्प कला के प्रमुख केंद्र थे उत्तर में बनारस और दक्षिण में दक्षिण में मदुरै और उत्तर में बनारस। शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ क्या कहलाता था? ये मोस्ट क्वेश्चन है। शिल्पकारों और व्यापारियों का जो संगठन होता था, संघ होता था, उसे श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणियों का क्या कार्य था? ये जो श्रेणी थी, यानी ये जो शिल्पकारों और व्यापारियों का जो संघ था, इसे श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणी का काम था बैंक का कार्य करना, यानी ये ग्रुप जो था वो एक तरीके से बैंक का भी कार्य करता था, पैसे लेता था और पैसे देता भी था ब्याज पर, प्लस लाभ के लिए धन जमा भी करता था। इसके बाद देखिएगा, बीएड फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर करके फॉर्म भर सकते हैं क्या? आप सेकंड ईयर करके फॉर्म तो भर सकते हो, अपीयर का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। आप अपीयरिंग करके फॉर्म भर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि जब तक रीट का रिजल्ट आए उससे पहले पहले कम से कम आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, आपकी बीएड पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरिकोमेडू यानी पुदुचेरी, अरिकोमेडू किसका नाम है? पुदुचेरी का नाम है। किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये 2200 से लेकर और 1900 वर्ष पहले जो है वो एक पतन का कार्य करता था। पतन का अर्थ यहां पर क्या है? बंदरगाह, बंदरगाह का ये कार्य करता था। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? सोने के लिए, मसालों के लिए, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए। काली मिर्च को क्या कहा जाता था? तो इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, काला सोना कहा जाता था। संगम कविताओं में मुविदार शब्द के परिवारों के लिए, मुविदार शब्द किन परिवारों के लिए, किन परिवारों के लिए प्रयोग हुआ है? तो ये जो मुविदार शब्द है ये चोल, पांडे और चेर शासकों के लिए प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। पश्चिम भारत में किन का साम्राज्य था? पश्चिम भारत में जो था वो सातवाहन शासकों का जो है वो शासन था। और सातवाहन शासकों के प्रमुख राजा जो थे वो कौन थे? तो गोमती पुत्र थे सातकर्णी। कौन थे? सातकर्णी। गोमती पुत्र सातकर्णी जो थे वो यहाँ के प्रमुख शासक थे। देखो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा मुकेश मेरे भाई, सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। एक बार सारे बच्चे इस सेशन को शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। क्या अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं क्लास 6 और लगभग चैप्टर नंबर 8 या 9 चल रहा है अभी। सातवाहन शासकों में प्रमुख राजा गोमती पुत्र सातकर्णी था। और यह जानकारी हमें कहां से मिलती है? यह जानकारी का स्रोत क्या है कि जो सातवाहन शासक थे उनमें प्रमुख शासक जो था वो कौन था? गोमती पुत्र सातकर्णी। तो यह जानकारी हमें मां गोमती बलश्री के अभिलेख से पता जो है चलता है। सातवाहन शासक क्या कहलाते थे? तो इन सातवाहन शासकों को क्या कहा जाता था? यह भी अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। इन्हें दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। ये दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। ये दक्षिणापथ के स्वामी यानी दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता था उसके ये क्या थे? स्वामी थे। तो इसीलिए इन्हें दक्षिणापथ के क्या कहते थे? स्वामी जो है वो कहा जाता था। अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम बनाने की तकनीक आविष्कार सबसे पहले कहां हुई? रेशम बनाने का जो टेक्नोलॉजी था वो सबसे पहले
चीन के अंदर जो है विकसित होता है। कब होता है ये? चीन में 7000 साल पहले होता है। यानी रेशम बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो किसने सबसे पहले इजाद की थी? तो चीन ने इसको इजाद किया। और चीन जिस रास्ते से रेशम पश्चिमी देशों में ले जाया जाता था उसे क्या कहा जाता था? यानी चीन का व्यापार जिन रास्तों से होता था उन रास्तों को रेशम मार्ग कहते थे। इंग्लिश में उन्हें सिल्क रूट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क रूट कहा जाता था। इसके बाद देखिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रमुख शासक जो थे वो कौन थे? और इस रेशम मार्ग पर, इस सिल्क रूट पर जो नियंत्रण था वो किसका था? कुषाण शासकों का था। और सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तो ये भी जो है किन्होंने किए थे? कुषाण शासकों ने ही किए थे। कुषाण शासकों का सर्व प्रमुख राजा कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण शासकों का प्रमुख जो शासक था, प्रमुख जो राजा था वो कौन था? वो था कनिष्क। बुद्ध की जीवनी का क्या नाम था? बुद्ध की जो जीवनी है उसे बुद्ध चरित्र कहा जाता है। और बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी अश्वघोष ने। किसने की थी? अश्वघोष ने। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की। और अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? तो ये कनिष्क का दरबारी कवि था। देखो एक एक लाइन से, देखो मेरा जो दृष्टिकोण है क्वेश्चन बनाने का, मैंने यही प्रयास किया है कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ही ना पड़े। एक एक लाइन से हमने क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। एक एक लाइन से हमने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। और मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा तो ये उद्देश्य ही है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने जो आपको रीट 2021 में आरबीएससी वन लाइनर क्वेश्चन करवाए और आज जो 2022 में मैं आपको एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूं, आज तक किसी भी कोचिंग संस्थान ने ऐसा डाटा आपको नहीं करवाया होगा। आपसे हजारों रुपए लेकर भी आपको ऐसा डाटा नहीं करवाया है, केवल आपको सिलेबस करवाया है। और मैंने खुद ने कोचिंग की है और मैं ये दावे के साथ बात कह सकता हूं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके कोचिंग के सिलेबस में से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी ये 6 to 10 प्लस आरबीएससी 6 to 12 जो मैंने आपको करवाई है उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आप 100% एसएसटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर जो है करेंगे। चूंकि हमारा सारा डाटा बिना शुल्क का है, हो सकता है कि आपके लिए इतना ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि यह भी हमें देखने को मिलता है कि जो चीज फ्री की होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। उसी प्रकार जैसे एक 2000 का नोट आपको सड़क पर मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि वो नोट सड़क पर मिला है आपको, आपने मेहनत से नहीं कमाया है। वही वो 2000 रुपए का नोट एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाकर कमाता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। क्योंकि आप हजारों रुपए देके कोचिंग करते हैं और वहां पर आपको जो करवाया जाता है वो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कार्य कर रहा हूं जो बच्चे हजारों रुपए देकर किसी कोचिंग संस्था में नहीं जा सकते हैं, और मेरा यह लक्ष्य है कि वो बच्चा जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहा है, जो हजारों रुपए देके कोचिंग नहीं कर सकता है, वो बच्चा उन हजारों रुपए देने वाले बच्चों से, उन कोचिंग करने वाले बच्चों से एक कदम पीछे ना रह जाए। मेरा लक्ष्य यह है कि जब वो बच्चा कहीं पर पढ़ रहा हो और उसके हाथ में ये नोट्स हो तो कोचिंग करने वाला बच्चे को भी पूछना पड़े कि यार तू ये नोट्स कहां से लेके आया है, हमें तो किसी ने नहीं करवाए ऐसे क्वेश्चन। बस यही लक्ष्य है कि मेरे वो भाई बहन जो आर्थिक स्थिति के कारण, अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण नहीं कर सकते हैं कुछ बाहर जाकर
बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी नहीं खरीद सकते हैं, वो इस डाटा को अगर पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। मैं चाहता तो मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, ऐप के भी बहुत सारे कॉल आते हैं, ये सारे डाटा लेकर बुक छापने के लिए भी बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको आज फिर दोहरा रहा हूं, इस परिवार की जो निर्माण की नींव है वो ही इसी लक्ष्य के साथ रखी गई है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम कभी भी इस चीज का लालच नहीं करेंगे। चाहे हमारा चैनल 10,000 लोगों का हो, चाहे 1 लाख लोगों का हो, चाहे 10 लाख लोगों का हो, हम इस चैनल का कभी भी ऐप नहीं बनाएंगे, प्लस किसी बच्चे से पैसे नहीं लेंगे। अगर किसी परिस्थिति में हम ऐप बनाते हैं तो वो ऐप भी 100% फ्री होगा। यानी फ्री का अर्थ ये नहीं है कि फ्री एक शब्द थोड़ा सा ऐसे नेगेटिविटी में लिया जाता है, यानी उसका कोई शुल्क नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूं कि अगर भविष्य में कभी ऐप बना, इसीलिए आज तक ऐप नहीं बनाया, क्योंकि जो भी कंपनी ऐप बना के देती है वो बहुत ज्यादा रुपए लेती है अगर हम उसको फ्री में रखना चाहें तो। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो हमें फ्री में ऐप बना के दे रही है, लेकिन वो ये कह रही है कि आपको फ्री में डाटा बेचने नहीं देंगे, अगर आपको वहां पर कुछ राशि रखनी पड़ेगी ताकि उसका कमीशन हम ले सके। तो इसीलिए आज तक हमने ऐप नहीं बनाया है और हम ऐप नहीं बनाएंगे, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। हमारे सारे डाटा आपके लिए हमेशा निःशुल्क रहेंगे, उसका कोई मूल्य आपको देना नहीं पड़ेगा। तो बस आप इतना कर सकते हैं कि आप इस सेशन को, इन क्लासों को, इन नोट्स को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें वास्तव में इस डाटा की आवश्यकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनके लिए शायद इनका कोई महत्व नहीं है या कम महत्व है, लेकिन वो बालक जो कहीं दूर दराज गांव ढाणी में बैठा है और आर्थिक स्थिति से कहीं पीछे है, तो उस बच्चे तक ये पहुंचे। और ये नवल शर्मा जी कह रहे हैं कि सर आप भी बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो अगर वो परिस्थिति आ जाए तो ये वीडियो में लाइव कह रहा हूं, ये बात मैं आज नहीं हर सेशन में मैंने कही है और बार बार कही है। तो ये सेशन निकाल कर फिर आप वापस इनको मेरे मुंह पर मारना कि देखिए आप कहते थे कि आप फ्री यानी निःशुल्क देंगे और आज आप बिजनेसमैन बन गए हैं। ऐसा नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है कि मेरे सेशन पे इस परिवार पर आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। और ये मैं बहुत ही सोच समझ के बात कह रहा हूं। ये मेरा वादा है आपसे पूर्णतः। और कोई भी वीडियो हटाया नहीं जाएगा, कोई भी सेशन नहीं हटाया जाएगा, किसी भी पीडीएफ का भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल निष्फिक्र होकर आप पढ़िए, बस आप मेहनत करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपने परिवार के, अपने माता पिता के सपने को सच करें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण कहां हुआ? तो बुद्ध की जो प्रतिमा थी उनका निर्माण मथुरा और तक्षशिला के अंदर होता था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व में कहां तक फैला था? तो ये दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। इन देशों में बौद्ध धर्म से पहले कौन सा धर्म था? ये जो देश थे, इन देशों में बौद्ध धर्म से पहले कौन सा धर्म था? और ये जो देश था बौद्ध धर्म था, इनसे पहले यहां पर थेरवाद बौद्ध धर्म था। कौन सा था? थेरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री फायान भारत कब आया? और ये आया था 1600 वर्ष पहले। और चीनी यात्री जो हेंग शुआंग था ये आया था 1400 वर्ष पहले। और भक्ति शब्द किस शब्द से बना है? तो भक्ति शब्द जो बना है वो भज शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? भज शब्द से बना है। भज शब्द से बना है ये। और भज शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। किसकी? हिस्सेदारी। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भक्ति मार्ग की चर्चा कहां की गई है? तो भागवत गीता में। किसमें की गई है भक्ति मार्ग की चर्चा? भागवत गीता में जो है इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कहां हुआ? पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का जो है वो 2000 वर्ष पूर्व जो है वो क्या होता है? उदय होता है। इसके बाद देखिएगा ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में है? तो ईसा मसीह के उपदेश बाइबल में है। और 1700 साल पहले किसके द्वारा संस्कृत में प्रशस्ति कविताओं को लिखा गया था? प्रशस्ति कविताओं की रचना किसने की थी? तो एक शासक हुए हैं समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने जो है वो प्रशस्ति कविताओं की जो है रचना संस्कृत में की है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित कविता कहां के अशोक स्तंभ पर लिखी गई है? तो हरिसेन के द्वारा लिखित जो प्रशस्ति कविताएं हैं वो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पे लिखी गई है। और प्रशस्ति जो कविता होती है उसका अर्थ क्या है? राजा की, शासक की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं क्या कहलाती है? प्रशस्ति कहलाती है। राजा की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं प्रशस्ति कहलाती है। इसके बाद देखिए प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। और इलाहाबाद प्रशस्ति में किन का वर्णन है? इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यवर्त के 9 शासकों का वर्णन है, दक्षिणापथ के 12 शासकों का वर्णन है, असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ के राजाओं का इसमें जो है वो वर्णन प्राप्त है। इलाहाबाद का पुराना नाम जो था वो क्या था? प्रयाग था। एंड प्रयाग, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र किन शासकों का केंद्र था? तो प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र जो था वो गुप्त शासकों का केंद्र रहा है। गुप्त वंश के प्रथम जो शासक हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त। कौन है प्रथम शासक? चंद्रगुप्त है। किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो महाराजाधिराज की पदवी धारण की। और गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिम भारत के सैन्य अभियानों में संक शासकों को पराजित किया? प्राप्त किया नहीं था, यहां पर शक शासकों को जीत किया। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख दरबारी कवि जो थे वो कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये थे कालिदास और आर्यभट्ट। क्वेश्चन को घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है कि कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबारी कवि थे? किसके थे? कालिदास और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये जानकारी हमें हर्षचरित्र से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें हर्षचरित्र से प्राप्त होती है। बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद देखिएगा हर्षचरित्र की रचना किसने की? तो बाण भट्ट के द्वारा की गई। हर्षचरित्र की जो रचना की गई है वो बाण भट्ट के द्वारा की गई है। और हर्षचरित्र किस भाषा में लिखित है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखित है। हर्षचरित्र जो है वो किस भाषा में लिखित है? संस्कृत भाषा में लिखित है। किस भाषा में लिखित है हर्षचरित्र? संस्कृत में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यह है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेसर। और कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में रहा? चीनी यात्री हेंगशुआंग। और हर्षवर्धन को दक्षिण में किसने रोका? चालुक्य शासक थे। चालुक्य शब्द था यहां पर। चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के विजय अभियान पर रोक लगाई। किसने लगाई? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के विजय अभियानों पर, हर्षवर्धन के विजय अभियानों पर रोक लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन से थे? तो यहां पर पल और चालुक्य थे। पल शासकों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। और चालुक्य शासकों की राजधानी थी एहोल। रवि कृति किसके दरबारी कवि थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रवि कृति जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के क्या थे? दरबारी कवि थे। एंड किसने पल्लव और चालुक्यों को समाप्त किया? यानी पल्लव और चालुक्यों के शासन को समाप्त करने वाले थे राष्ट्रकूट और चोल वंश के शासक। महादंड नायक किसे कहा जाता था? महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी को कहा जाता था। एंड कुमारा मात्य किसे कहा जाता था? जो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे वो कहलाते थे। नगर सृष्टि कौन होता था राष्ट्रकूट और चोल शासकों में? तो प्रमुख बैंकर या शहर का व्यापारी जो होता था उसे नगर सृष्टि कहा जाता था। सार्थवाह कौन होता था? सार्थवाह जो है वो व्यापारियों के काफिलों का जो नेता होता था उसे सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस समय सेना में क्या व्यवस्था थी? यानी जब ये व्यवस्था थी राष्ट्रकूट शासकों की तो उस समय जो सेना की व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो इस समय सेना की जो व्यवस्था थी उसमें कोई नियमित जो है वो नियमित वेतन न देकर क्या दिया जाता था? सैनिकों को एक भूमि दे दी जाती थी और उस भूमि का जो टैक्स होता था वो सैनिक वसूल करते थे। यानी सैनिकों को कोई परमानेंट सैलरी नहीं मिलती थी, मंथली सैलरी जो हो इनको नहीं दी। कुछ समय के लिए नेटवर्क बाधा होने के कारण आपसे हमारा जो संपर्क है वो खंडित हो गया। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और जहां से हमने छोड़ा था आइए वहीं से एक बार फिर से जो है शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको आ रही है, आप मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप दोबारा से कनेक्ट हो चुके हैं मुझसे। अगर आप मुझे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक बार यस लिख के जरूर बता दें। ओके ठीक। हम यहां थे कि व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? तो नरगम कहा जाता था। और सार्थवाहक कौन होता था? तो ये व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। कालिदास ने जो नाटक लिखा उसकी विशेषता हम चर्चा कर रहे थे कि कालिदास ने जो नाटक लिखा था इस नाटक में कालिदास ने भी उस समय की परिस्थिति को दर्शाया कि जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको संस्कृत बोलने की अनुमति थी नाटक में भी, और जो बाकी किसी भी कुल के क्यों ना हो, किसी भी कुल की महिला क्यों ना हो, यानी महिलाओं को और बाकियों को किन्हीं को भी संस्कृत बोलने की जो है वो इजाजत नहीं थी। वो प्राकृत भाषा बोला करते थे। दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कहानी किस में वर्णित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है
जिसकी रचना कालिदास ने की थी। ये दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। और 1400 वर्ष पहले किसने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद ने की थी। और ये आपका 10वां चैप्टर पूरा हो गया। 11वां चैप्टर आता है आपका इमारतें, चित्र और किताबें। तो लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली, दिल्ली के अंदर है ये। और लोहा स्तंभ कितने वर्ष पुराना है? तो 1500 वर्ष पुराना है लोहा स्तंभ। लोहा स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 7.2 मीटर ऊंचा है और लगभग 3 टन इसका वजन जो है वो बताया जाता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? टीला है। और स्तूप में किसकी अस्थियां होती है? जो स्तूप बने होते हैं इस प्रकार के, उसके अंदर जो अस्थियां होती है वो किसकी होती है? तो यहां पर जो अस्थियां होती है वो भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों की क्या होती है? अस्थियां होती है। प्रारंभिक स्तूपों को क्या कहा जाता था? धातु मंजूषा कहा जाता था। और प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? ये जो स्तूप है, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा का एक वृत्ताकार जो है वो क्या होता है? एक वृत्ताकार जो है वो क्या होता है? भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पंथ कहा जाता है। यानी जहां हम फेरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फेरी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है कि वेदिका क्या है? वेदिका प्रदक्षिणा पंथ को घेरने के लिए लगाई गई रेलिंग होती है। जैसे हम अपनी छत पे रेलिंग लगाते हैं ना, सीढ़ियों में रेलिंग लगाते हैं, वैसी। तमिल महाकाव्य तमिल महाकाव्य सलपदिकारम में किसकी कहानी है? तो इसमें कोवलम नामक व्यापारी की कहानी है, जो अपनी पत्नी को अपने घर पे छोड़कर, जैसे एक व्यक्ति है जो कमाने के लिए, जैसे मान लीजिए आप में से कोई लड़का है जिसका विवाह हो चुका है और उसका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया और उसको कहीं दूर ज्वाइनिंग मिली है, घर से कई सैकड़ों किलोमीटर दूर, और वो अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के चला जाता है और वहां जाकर किसी अन्य महिला से क्या करने लगता है? प्रेम करने लगता है, उसके चक्कर में फंस जाता है। तो इसी प्रकार की कहानी जो है वो इस महाकाव्य के अंदर जो है वो सल्पदिकारम में जो है वो दिखाई गई है, जिसमें कोवलम नामक व्यापारी है जो व्यापार करने के लिए जाता है और वहां किसी अन्य महिला के चक्कर में फंस जाता है। मेखलई तमिल महाकाव्य में किसकी कहानी है? तो इसमें भी जो है वो कोवलम तथा माधवी नामक एक इसकी प्रेमिका है, इसकी कहानी है। सल्पदिकारम की रचना किसने की थी? तो इलोंग नामक एक कवि है, इसने इसकी जो है वो रचना की थी। इसके बाद देखिए पुराणों में क्या चर्चा की गई है। तो पुराणों में विष्णु, शिव इत्यादि देवी देवताओं की कहानियों और उनकी पूजा विधि की चर्चा की गई है। पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। और महाभारत का संकलन किसने किया? तो व्यास ऋषि ने किया। रामायण के लेखक थे महर्षि वाल्मीकि। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आर्यभट्टियाम, यानी आर्यभट्टियाम नामक पुस्तक लिखी। और आर्यभट्टियाम पुस्तक में क्या बताया गया? ये बताया गया कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। और ग्रहण के बारे में बताया गया, वैज्ञानिक तर्क दिए गए और वृत्त की परिधि के मापने की विधि बताई गई। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चीन में लून ने किया था इसको। कोई लून नामक एक व्यक्ति था, उसने इसका आविष्कार किया था। और भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी कहां से पहुंची थी? तो बगदाद के रास्ते भारत में आता है कागज। ठीक है, ये आपकी कक्षा 6 एनसीईआरटी हमारा अतीत जो है वो आज पूर्ण हो गई है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन काफी रोचक लगा। बहुत सारे हमने प्रयास किए कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाए। मुझे पर्सनली ऐसा, मैंने जिस तरीके से इनको बनाया है, मुझे तो ये लगता है कि आपको अब किसी भी प्रकार की बुक यानी दोबारा से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सर साइको के सीटेट के
पूरे होने के बाद सर रीट 2011 से 21 तक करवाएंगे। बिल्कुल हम आपको रीट 2021 से 2011 से 21 तक सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और कुछ बच्चे आपस की बातें कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि क्यों मैं किसी को ब्लॉक करूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आपके एज ए बड़े भाई के तौर पर कि ये समय बाकी बातें करने का नहीं है, ये समय है अपने आप को साबित करने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। आप मेरे कोई सगे संबंधी तो है नहीं कि मैं आपकी बहुत ज्यादा चिंता करूं, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा भावुक व्यक्ति हूं और परिवार का आपको सदस्य मानता हूं, और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो फालतू की बातें बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनसे निवेदन है आपको कोई क्वेश्चन करना है मुझसे बात करें, बाकी एक्स्ट्रा जो बातें हैं उनको ना करेंगे तो आपके लिए सही होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे वैसा कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।